हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल economics.official। सो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है वो क्या है? एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बायर्स भी होते हैं और सेलर्स भी होते हैं, जो कि बाय भी करते हैं और सेल भी करते हैं डिफरेंशिएटेड गुड्स। इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ मार्केट situation in which there are large number of buyers and sellers which buy and sell differentiated goods। ठीक है। सो अब डिफरेंशिएटेड गुड्स जो हैं वो कौन से होते हैं? गुड्स जिनकी क्वालिटी अलग अलग है। फॉर एग्जांपल जैसे सोप्स। अब सोप्स हमें पता है कि मार्केट में कई ब्रांड्स के मिलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आज कोई सोप लेना बंद कर दूं तो ये तो नहीं उसकी डिमांड जो है वो रुक जाएगी, और कितने कस्टमर्स है जो ले लेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कि इसके फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट फीचर, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, यानी कि बायर्स लार्ज नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। इसके आगे हम इसमें ऐड कर सकते हैं, एंड नो इंडिविजुअल सेलर कैन इन्फ्लुएंस मार्केट डिमांड। नेक्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, यानी कि यहाँ पे अगर बायर्स हमारे पास ज़्यादा है तो हमारे पास सेलर्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसमें हम आगे लिख सकते हैं, एंड नो इंडिविजुअल सेलर कैन इन्फ्लुएंस मार्केट सप्लाई। ठीक है। तो जब हम बायर्स की बात करेंगे तो मार्केट डिमांड आएगी, जब सेलर्स की बात करेंगे तो मार्केट सप्लाई आएगी। थर्ड, डिफरेंशिएटेड गुड्स। इसकी डेफिनेशन हम एक तरह से शॉर्ट में मैं बता सकती हूँ, दैट डिफरेंशिएटेड गुड्स आर दोज गुड्स which differ in terms of quality। एग्जाम्पल मैंने अभी आपको ऊपर ही दिया है, सोप्स, ठीक है। यानी कि सोप्स जो है वो हमारे पास कई ब्रांड्स के आते हैं। ऑलराइट, अब डिफरेंशिएटेड गुड्स का ही दूसरा नाम है ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। नेक्स्ट, अब है फोर्थ पॉइंट, इम्परफेक्ट नॉलेज, यानी कि कंज्यूमर को प्रॉपर नॉलेज नहीं होती यहाँ पे प्रोडक्ट की, ठीक है। यस, जैसे कि मान लो कि अलग क्वालिटी, आप कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलते हैं मार्केट में, ठीक है। तो सबके प्राइजेस भी अलग हैं, तो एक एक प्राइस को याद करना भी डिफ़िकल्ट है, इसीलिए ही इम्परफेक्ट नॉलेज है। तो हम इसमें लिखेंगे, ड्यू टू द डिफरेंशिएटेड गुड्स द प्राइस, due to the differentiated goods the price of the good may not be known
टू द कंज्यूमर, ठीक है। यानी कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द कंज्यूमर टू रिमेंबर ईच एंड एवरी प्राइस। ऑलराइट, नेक्स्ट 5th पॉइंट, सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट को हम बेसिकली एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं। जैसे कि अगर मार्केट में हम देखें कितनी चीज़ें हमें मिलती हैं, तो उससे पहले उसकी एडवर्टाइजमेंट करी जाती है टेलीविज़न के थ्रू। तो उसके लिए उसे जो भी कोई प्रोडक्ट अपना सेल कर रहा है उसको अमाउंट कुछ पे करनी पड़ती है, तो उसको ही हम कहते हैं एडवर्टाइजमेंट या सेलिंग कॉस्ट। तो इसमें हम लिखेंगे इट इंक्लूड्स ऑल द एक्सपेंसेस मेड to increase the sale of the product। that is example आप लिख सकते हो advertisement। now 6th point हमारे पास आता है few restrictions। अब इसमें restrictions कैसी हैं? या तो हो सकती है कॉपीराइट्स या हो सकता है पेटेंट राइट्स। यानी कि अगर किसी ने भी कोई भी चीज़ बनाई है या कोई किसी का मार्क है वो हम कॉपी ना करें, तो ये रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, ये अगेंस्ट है इसके। 7th पॉइंट, डिमांड कर्व। डिमांड कर्व है वो हमें भी पता ही होगा कि ये ज़्यादा इलास्टिक होती है, मोर इलास्टिक। अब वो क्यों होती है? बिकॉज चेंज इन डिमांड जो है दैट इज़ मोर देन चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब ये सिचुएशन होएगी तो ज़्यादा सब्सिट्यूट्स होंगे, और सब्सिट्यूट ज़्यादा होंगे तो क्या होगा? मोर इलास्टिसिटी होगी। अब मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि ये मैंने लिया, यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई आ गया, यहाँ प्राइस आ गया, यहाँ क्वांटिटी आ गया, और ये जो है ये है डी टी यानी कि डिमांड कर्व। तो ये हमें दिख रहा है कि हमें स्लोप ये कम है डी टी डिमांड कर्व की। ये था हमारा 7th पॉइंट। अब आते हैं हम 8th पॉइंट पे। 8th पॉइंट जो है वो हमारा है रेवेन्यू कर्व under monopolistic competition। ठीक है, अब हमें पता है कि जो डिमांड कर्व है वो किसके इक्विवेलेंट है या किसके रिगार्ड हम बात करेंगे? एवरेज रेवेन्यू। जैसे कि ये हमने लिया एक्स एक्सिस डायग्राम, यहाँ वाई, यहाँ हमारा रेवेन्यू, यहाँ हमारी क्वांटिटी। अगर ये मेरा AR है तो ये मेरा MR होएगा, ठीक है। AR हमेशा पीछे आएगा और MR उसके हमेशा आगे होगा, ठीक है। अब आता है 9th पॉइंट, लास्ट, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये बेसिकली पेपर में ज़्यादातर आता है। शॉर्ट में आ जाता है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है। तो इसके कुछ कंडीशंस हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की। जैसे कि फर्स्ट है MC इज इक्वल टू MR, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट किसके इक्वल होनी चाहिए? मार्जिनल रेवेन्यू के लिए। सेकंड आता है कि MC शुड बी राइजिंग, MC हमेशा इंक्रीज करना चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं कि MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो। ठीक है, अब मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू बताऊंगी। जैसे कि ये लिया हमने, ये हमें पता है इधर y, इधर x, यहाँ पे हमने रेवेन्यू एंड कॉस्ट लिया, इधर क्वांटिटी आ गई, ये हमारा AR आ गया। इसके आगे ही मैंने बताया था कि हमारा MR आएगा, ठीक है। ये हमने लिया, ठीक है, इधर हो गया, ये PC आ गया। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट A आ गया। अब इस पॉइंट से ही जहाँ इक्विलिब्रियम आ रहा है उधर से ऊपर लेके जाएंगे, MC आ गया, ठीक है। अब हमारी कंडीशन पहले क्या थी कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होनी चाहिए, इक्वल है।
एम सी शुड बी राइजिंग, एम सी यहाँ पे राइज कर रहा है, ठीक है, ये सारे नीचे एम सी राइज कर रहा है, एम सी शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो, अब ये एम आर है, ये नीचे से काट रहा है, तो ये है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट कंसेप्ट जो है ओलिगोपॉली, ठीक है। अब ओलिगोपॉली जो है, पॉली वो होता क्या है? इट इज़ अ मार्केट सिचुएशन in which there are large number of buyers but few sellers, ठीक है, sellers यहाँ पे few होते हैं, फिर buyers ज़्यादा होते हैं of the product. एग्जाम्पल, अब मैं ओलिगोपॉली का आपको कोई एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मान लो मोबाइल कंपनी, अब हमें पता है कि भी सर्विस वाले जो है वो कम है, यानी कि अगर कोई भी किसी भी हम प्रोडक्ट को देख लें, किसी भी मोबाइल कंपनी को देख लें, उसकी सर्विस लेने वाले जो हैं वो कम है, पर लेकिन जो उसके जो वहाँ पे और कंपनी को जो डील कर रहे हैं वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? ओलिगोपॉली, यानी कि बायर्स उसके ज़्यादा हैं और सेलर्स कम हैं। जो लेने वाले हैं, सर्विस लेने वाले हैं, वो लोग ज़्यादा हैं, यानी कि हम लोगों के कंज्यूमर्स इसमें ज़्यादा है, जो कि कोई भी सर्विस है, कोई मोबाइल आ रहा है, कोई आईफोन 10 आ रहा है, कोई 12 आ रहा है, तो उसको लेने वाले ज़्यादा हैं, पर लेकिन जो उसको बेच रहा है, ठीक है, वो कम है, ठीक है, सेलर्स कम है। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे फीचर्स कि ओलिगोपॉली के क्या फीचर्स होते हैं। फर्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, यानी कि बायर्स के नंबर जो है वो इसमें ज़्यादा होते हैं, एंड नो इंडिविजुअल बायर कैन इन्फ्लुएंस मार्केट डिमांड, ठीक है। जैसे कि मैं एक इसका भी एग्जांपल देती हूँ आपको, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स का। जैसे कि मान लो कि मैं कोई एयरटेल कंपनी की मैं कोई सर्विस ले रही हूँ, ठीक है, तो अगर मुझे कोई सर्विस नहीं पसंद आई, मैं किसी और कंपनी पर स्किप कर रही हूँ, कोई वोडाफोन या किसी और कंपनी की मैं ले रही हूँ सर्विस, तो क्या होगा कि मेरे करने से क्या कोई कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं, उसके पास तो कस्टमर्स ऑलरेडी बहुत है, तो अगर मैं उससे नहीं लूँगी तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि उसके पास बायर्स जो हैं वो बहुत है, ठीक है, तो वो कंपनी बंद नहीं होगी क्योंकि उसके पास बायर्स काफ़ी ज़्यादा है। फर्स्ट था लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। अब है सेकंड पॉइंट, सेकंड है फ्यू सेलर्स ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि सेलर्स कम होते हैं, बायर्स ज़्यादा होते हैं, तो इसी में हम ऐड करते हैं एंड ईच सेलर partially controls the market supply, partially यानी कि not completely, ठीक है। अब आता है हमारे पास थर्ड पॉइंट, वो है इंटर डिपेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग। जैसे कि if there is the price of one company product, it may lead to fall in the price of the other firm, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एयरटेल का ही एग्ज़ाम्पल लूँ, अगर कोई एयरटेल ने नई स्कीम निकाली है, ठीक है, कोई उसने कोई प्लान, कोई भी रिचार्ज का या कोई भी प्लान उसने सस्ता कर दिया, तो अगर उसका प्लान जो है वो पहले महंगा था, उसने उससे डिक्रीज़ करा है, तो जो बाकी उसके कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करेंगे जिससे कि लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो, ठीक है, वो भी अपना जो रिचार्ज या जो भी कोई प्लान है उसको कम कर देंगे। तभी इसका नाम है इंटरडिपेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। कोई भी प्लान आएगा, लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, कस्टमर्स और बनेंगे,
तो इस करके इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरडिपेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग। ये था थर्ड पॉइंट। अब है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ है हाई बैरियर्स टू एंटर। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने ओलिगोपोली में कुछ भी शुरू करना है तो मुझे ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। ऐसे हर कोई नहीं कर सकता, तभी इसका नाम है ह्यूज हाई बैरियर्स टू एंटर, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट टू एंटर, ठीक है। अब है ह्यूज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसमें हम लिख सकते हैं 80% ऑफ द एडवर्टाइजमेंट आर डन फॉर ओलिगोपोली मार्केट। जैसे कि फॉर एग्जांपल कार, मशीन, टीवी, मोबाइल और भी कितनी चीज़ें हैं जिनकी एडवर्टाइजमेंट होती है, तो इसको किस मार्केट में आई है, ओलिगोपोली में। अब है 6 पॉइंट, इन डिटर्मिनेट डिमांड कर्व, ठीक है। यानी कि इस इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व का मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट टू डिटर्मिन, ठीक है। जैसे कि अगर किसी एक कंपनी का प्राइस जो है वो कम हो जाता है तो बाकी जो है वो भी इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। यहाँ y आ गया, इधर x आ गया, इधर 0 आ गया, ठीक है। अगर मेरी प्राइस इधर से इधर थी, पहले मेरी प्राइस यहाँ थी, फिर उसके बाद अगर ये मैं डिमांड ले रही हूँ तो मेरी क्वांटिटी यहाँ होगी, फिर अगर मेरी प्राइस यहाँ से यहाँ डिक्रीज़ हुई है तो मेरी क्वांटिटी इधर हो जाएगी, ठीक है। पर एज़ पर लॉजिक क्या है, अगर मेरा प्राइस इतना था तो मेरी क्वांटिटी इतनी बढ़ेगी, ठीक है। पर ऐसा रियलिटी में नहीं होता, प्राइस यहाँ से कम होगी, यहाँ से क्वांटिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इफ़ वन फर्म रिड्यूस इट्स प्राइस अदर्स विल फॉलो, ठीक है। यानी कि लॉजिकली ऐसा है कि अगर कोई भी फर्म अपना प्राइस जो है वो रिड्यूस कर रही है तो उसके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो भी उसको देख के अपना प्राइस रिड्यूस कर देते। तो मैं यहाँ बता नहीं सकती कि प्राइस कितना होएगा, इतना कम कि कितना कम होएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये इस रिगार्ड में लिखा है कि इफ़ वन फर्म रिड्यूस इट्स प्राइस, अगर कोई भी कम कर रहा है उससे कॉम्पिटिटर, तो उसको भी अपना प्राइस कम करना पड़ेगा, बिकॉज सारे बायर्स नहीं तो उसके पास ही चले जाएंगे। ऑलराइट, सो ये था लास्ट पॉइंट ओलिगोपोली का। आज हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उसके फीचर्स, ओलिगोपोली उसके फीचर्स सारा डिसाइड कर, हमने प्रॉपर सारी रिविजन करी है। सो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो, एंड डू फॉलो माई चैनल इकोनॉमिक्स.official। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।